नमस्कार, हमारी ख़ास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज हम एक ऐसी बातचीत के लिए एक ऐसे राजनेता के पास हैं जिनके जीवन पर अगर मैं नज़र डालता हूं तो बीते करीब करीब 2.5 दशकों का जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, तो मैंने अपने जीवन में इस तरह के पॉलिटिशियन मैं कहूं अगर शायद उनको एकमात्र देखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे रंग भी हैं और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हैं, उतार चढ़ाव भी हैं। उतार चढ़ाव तो हम सबके जीवन में होते हैं, लेकिन एक राजनेता के लिए ये बहुत कठिन होता है, ख़ासतौर से उस राजनेता के लिए जो अपनी शुरुआत में ही चमकते सूर्य की तरह उदित होता है, उदय होता है जिसका। उनकी बात मैं करूं उनकी सरलता की, तो सरलता की कोई सीमा नहीं है, और अगर वो किसी से नाराज़ होती हैं तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व को मैं देखता हूं और ढूंढता हूं कि कोई बिंब मुझे मिले तो हरिवंश राय बच्चन मुझे याद आते हैं। उनकी एक सुंदर सी कविता की पंक्ति याद आती है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यही वजह है कि वो कई बार, कई जगह, कई मौक़ों पर, कई मोड़ों पर उन लोगों से जो उनके करीबी रहे, जो उनके नज़दीकी रहे, मीडिया, राजनीति, विश्वस्त लोग, इन सब से उन्होंने शायद नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने जीवन में सन्यास की धारा को चुना, अध्यात्म की धारा को चुना। और यही उनकी आत्मशक्ति और उनके जीवन का केंद्र बिंदु है कि मुझे वो यूनानी कथा याद आती है फिनिक्स पक्षी की, जो अपनी राख से जन्म लेता है। तो आज इस अलग तरह की बातचीत में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने कह दी, अगर आपके मन में कुछ उमड़ घुमड़ रहा हो तो पहले इस पर आप टिप्पणी कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कि बोलूँगी कि फीनिक्स जो अपनी राख में से होता है वो पहले राख हो जाता है और फिर फीनिक्स बन के निकलता है। हाँ। जी जी, बार बार ऐसा उसके साथ होता है, यही बताना। तो कुछ समानता आप देखती हैं अपने व्यक्तित्व में? नहीं, एक सन्यासी भी अपने व्यक्तित्व को राख ही बना देता है। नहीं, वो क्या है कि जब आप बोल रहे थे तो मैं समझ रही थी कि जब मेरी बारी आएगी तो बताऊंगी। क्या है, मैंने कभी चढ़ाव को चढ़ाव नहीं माना, समझा जी। तो मुझे उतार भी महसूस नहीं हुआ। वाह जी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये स्वाभाविक घटनाएं हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाई कभी। और उसका कारण ये था कि मूलतः राजनीतिक नहीं थी स्वभाव से, और राजनीतिक परिवार से भी नहीं थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं था, और हमारे गाँव के आसपास में भी कोई बड़ा नेता नहीं था। तो उसके कारण जो चीज़ें हो रही थी वो अपने आप हो जाती थी। तो उसमें से कभी बड़े नेता बन गए, तो कभी कोई समस्या खड़ी हो गई, मैं वही रहती थी जो कि मैं होती थी। आप समझ के, उससे प्रॉब्लम आती थी। तो जैसे मान लो चढ़ाव पे आए तो उसके कारण बहुत वो नहीं, अकड़ नहीं आती थी बहुत। तो उतार पे आए तो बहुत इन्फीरियर भी नहीं होती थी, फिर वैसी रह जाती थी जैसी हूँ। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही, क्योंकि आपके भीतर तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा था। एग्जैक्टली। आपका व्यक्तित्व आप यकीन करो कि कई बार ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे कहा कि अरे आपको नहीं पता पूरी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही हो। मैंने कहा क्या बात करते हो। ऐसा कई घटनाएं हुई, जैसे जब मैं अयोध्या आंदोलन में जेल में गई, फैजाबाद की, और जेल के अंदर थी तो जेल घेर ली लोगों ने, खास करके महिलाओं ने। तो आधी रात को मुझे निकाला गया, तो सीआरपीएफ की बटालियन, लेडी बटालियन थी जिनने मेरे को निकाला जेल से, और ले जा रहे थे इलाहाबाद की जेल में ताकि भीड़ उसको घेर ना सके। तो रास्ते में वो अधिकारी मुझे बोली सीआरपीएफ की, कि इंग्लिश में बोली, होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट यू। मैंने कहा क्या बात करती हो। मतलब आप यकीन करो, जो चीज़ें मेरे साथ घटती थी वो मुझे खुद नहीं पता होता था वो ऐसे घट रही हैं। जैसे जब मैं मुख्यमंत्री बनी और मैं यहाँ के जो गवर्नर थे उनको जब मैं लेके गई कि मेरे पास इतना बहुमत है, तो उन्होंने कहा मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो मुझे लगा कि वो किसी और को कह रहे हैं, सीरियसली। हाँ, क्योंकि मैं पूरे दौर से गुजर गई और मेरे दिमाग में ये नहीं आ पाया कि मैं मुख्यमंत्री होने वाली हूँ। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, मैं समझ गया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हाँ, और कोई जो मेरे से बहुत नज़दीक से जानते हैं उनको ये बात पता है कि इसको पता नहीं लगता। कई बार जो चीज़ मैं छोड़ रही होती हूँ उसका पता नहीं लगता, जो चीज़ मुझे मिल रही होती है उसका पता नहीं होता। हाँ, जिम्मेवारी के लिए सिंसियर रहती हूँ बहुत। ये आपका मूल स्वभाव है, या अध्यात्म की धारा में आने के बाद आपको लगता है कि इस तरह का एक वीतराग जैसा जुड़ा? नहीं, वीतरागी भी नहीं हूँ मैं तो, बल्कि उल्टा है, परम रागी हूँ। वाह, बहुत सुंदर बात है जी
हाँ जी। हाँ, मुझे तो सब लोग अच्छे लगते हैं, सारे जी। कीट पशु पक्षी पतंगे सब लोग अच्छे हाँ, लगते हैं। हाँ। सबसे प्यार है, धरती आकाश सबसे, कोई उसमें वो नहीं है, उल्टा है स्वभाव में, प्रेम बिल्कुल ज़्यादा ठीक है। बात है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या है कि मेरे को समझ में ही नहीं आ पाया कि मुझे करना क्या है, बात ही आई, क्योंकि उसके पहले होने लगा। एक तो आप जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो प्लान करते हैं अब मुझे ये बनना। मैं स्कूल ही नहीं जा पाई क्योंकि प्रवचन करती थी, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो और 6 साल की उम्र से करती थी। तो मान लो मैं स्कूल में एक बार मुझे पढ़ाने की कोशिश की गई, तो मास्टर साहब अपनी कुर्सी ही खाली कर देते थे, उसी पे मुझे बिठा देते थे कि इस पे बैठ जाइए। जी जी। हाँ, तो वो बात बिगड़ गई फिर। इसी तरह से जब राजनीति में आई तो मुझे अंदाज ही नहीं था मैं चुनाव जीत जाऊंगी। मुझे लगा एक बार जीत गए फिर कभी नहीं जीत पाएंगे, अपना मिजाज ही ऐसा है। मैं 6 चुनाव जीत गई, 6 बार सांसद रह ली हूँ लोकसभा की, 2 बार विधायक रह ली और 2 राज्यों से रह ली। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सच्ची मानो आप, मैं कई बार सोचती हूँ कि ये किसी और की जीवनी है कि मेरी है। आप समझ गए मैं क्या बोलती हूँ? मैं समझ गया जी। कि ये किसी और की जीवनी है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये जो मैं सुन रही हूँ। तो उसको मैं वीतरागिता नहीं कहूँगी, मुझे लग रहा है कि ये मैं इसका प्लान बनाने से पहले घटनाएं हो गई। मैं कोई रणनीति बनाती, कोई योजना बनाती और उसके अनुसार आकांक्षा पनपती जी, और उसका मेल होता फिर आकांक्षा और रणनीति का, फिर परिणाम आते। तो मुझे लगता है ये मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं कर नहीं रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है। इसमें अंतर होता है ना करने में और होने में। बिल्कुल। मैं आपके व्यक्तित्व की अच्छा, मैं अगर अपने आप के बारे में बताऊं कि मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, जी। तो बहुत सारे खेत, उसमें बहुत सारी गायें, कुत्ते, घोड़े, ये सब मुझे अच्छा लगता है। नदी का किनारा मूल रूप से प्रकृति प्रेमी और एक प्रेम से अब जैसे अब ये भी नहीं पता है कि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, क्योंकि वो मैंने प्लान नहीं किया है कि प्रकृति प्रेमी होना है। आप समझ गए क्या बोल रही हूँ? मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं और बचपन से ऐसा मुझे अच्छा लगा। ऐसा मैं कुछ सोच सकती थी, लेकिन इसके पहले कि मैं सोच पाती चीजें घटने लगी, और वो जो घटने लगी वो मैंने सोची नहीं थी। मैंने जीवन में ये महसूस किया है, आपने भी तो और गहराई से महसूस किया होगा कि हमें समझने वाले लोग जीवन में बहुत कम होते हैं। आपको कभी ये पीड़ा रही कि आपको किसी ने, जैसा आप हैं, जैसे शायद मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप बार बार मुझे 3-4 बार आप कह चुकी कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। यानी ये बड़ा मुझे भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे कोई समझ रहा है, मैं कैसा हूँ। ये हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे भीतर से हैं वैसा ही कोई हमें जाने। क्या आपको मिले ऐसे लोग जीवन? हाँ, मुझे ऐसे लोग मिले हैं, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं। वाह। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे को जो समझने वाले लोग थे वो अब हैं नहीं, एक ही बच्चे हैं, अडवाणी जी। अटल जी समझते थे ठीक से, क्योंकि अटल जी मुझे 8 साल की उम्र से देख रहे थे जी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया समझती थी ठीक से कि जैसी है ना ये ऐसे ही है बेचारी, इसको कुछ पता नहीं है, ये क्योंकि ये प्लान नहीं कर रही, इसके साथ हो रहा है, ये कर नहीं रही है, इसके साथ घट रहा है। अटल जी, अडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, हाँ, और एक हमारे सरसंघ चालक थे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, और एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे। हाँ, बस ये लोग थे जो मुझे वैसे ही समझते थे जैसी कि मैं हूँ। और अभी कुछ लोग हैं लेकिन वो राजनीति में नहीं, जैसे मेरा भतीजा सिद्धार्थ जो भारत में रहता ही नहीं है, मेरे एक भाई की बेटी संयोग से वो भी विदेश में पढ़ने के लिए चली गई है, नित्या, और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका फिर राजनीति से सरोकार नहीं है बिल्कुल, बल्कि वो मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं थोड़े दिनों में ऐसा जीवन जी लूं जैसी कि मैं हूँ। मैंने आपको कहा ना, नदी, जंगल, घोड़े, गायें, कुत्ते। मुझे आपका मध्य प्रदेश विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री वो भाषण याद है, और मुझे ही नहीं याद है, बहुत सारे लोगों को याद है, जिसमें एक आत्मकथात्मक शैली में आपने डूंडा से अपना सफ़र शुरू करके एक ऐसी लड़की जो बहुत ही साधारण परिवार में जन्मी, जहाँ अभाव, गरीबी, पीड़ा, संघर्ष है, वहाँ से उसने अपनी एक यात्रा शुरू की। आज आप अगर लौटती हैं पीछे फिर तो कुछ देखती हैं, अब तो और मतलब मैं, जैसा आपने कहा कि आप कुछ इस तरह की चीज़ें अच्छा बुरा इसमें अटकती नहीं है, लेकिन पीछे जब लौटती हैं तो अपने जीवन को कैसे देखती हैं? मैं जब पैदा हुई गांव में, तो गांव में शांति बहुत थी लेकिन गरीबी थी जी। गांव में तनाव नहीं था और लोग बहुत सीधे होते थे आमतौर पे। हमारा खुद का जो परिवार है वो तो संपन्न था आर्थिक दृष्टि से, मतलब संपन्न यानी खेती अच्छी। संपन्नता का मतलब होता है धान है, पिसी गेहूं हो रहा है और बहुत दूध हो रहा है घर में, ऐसा था। गन्ना बहुत होता था, लेकिन गांव में उत्पीड़न बहुत था, शोषण बहुत ज़्यादा था।
और वो मैं देखती थी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग, इतनी डिस्पैरिटी है। अच्छा, मुझे ये लगा पूरी दुनिया ऐसी ही होती है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अफ्रीका, मेरा प्रवचन शुरू हुआ, मैं इंग्लैंड गई 77 में। इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जो अफ्रीकी नस्ल के लोग थे उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। संयोग से मैं अफ्रीका में तब गई हूँ जब अफ्रीकी देशों में आज़ादी का संघर्ष था, और गोरे वहाँ अलग अलग, गोरे कहीं फ्रांस के तो कहीं इंग्लैंड के राज्य कर रहे थे। वहाँ पर भी मैंने, कहीं डच लोग राज्य कर रहे थे। उनको देख करके मुझे लगा कि अरे, जो गांव में था वो यहाँ भी है। फिर मैं अमेरिका गई तो मैंने वहाँ भी देखा। मैं आपको बताऊँ तो मैं मूलतः कैपिटलिज्म के खिलाफ हो गई, पूंजीवाद के, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषक होती है। हाँ, वही मेरे दिमाग के अंदर बैठने लगा। फिर मैंने 2 किताबें पढ़ी जिनने, मैंने तो बहुत पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे नई किताब की गंध बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसकी जो स्मेल होती है ना, जब पन्ने जब खोलते हैं, हाँ, और मैं ऐसे ही पागल सी हो जाती हूँ नई किताब हाथ में आते ही, कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती जब तक कि मैं उसको पढ़ नहीं लूँगी। हाँ, उसको छोड़ूंगी नहीं, पकड़े ही रहूँगी बिल्कुल। तो मैंने 2 किताबें लेकिन मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल हिला के रख दी। एक किताब मैंने पढ़ी थी रूट्स, हाँ, बहुत फेमस थी, एलेक्स हेली की किताब थी वो, जिसमें कि अफ्रीका के जंगलों से एक बालक पकड़ के लाया जाता है और अमेरिका के बाजार में गुलाम के तौर पे बेचा जाता है। वो रियल स्टोरी थी, 4 पीढ़ियों की, और 4थी पीढ़ी वाला था जो ढूंढा उस चीज़ को, वो किताब लिखा। और संयोग देखिए, एक किताब मैंने पढ़ी हिमांशु जोशी की, कगार की आग, कगार की आग, जिसमें कि एक लोहारों की बस्ती के बारे में था। उत्तराखंड में लोहारों की एक बस्ती है और कैसे वो शोषण के शिकार होते। और मुझे वो दोनों एक जैसी लगी, और वो दोनों मुझे लगा जैसे मेरे गांव में रहते हूँ। एलेक्स हेली का जो कैरेक्टर था कुंता किंते, और कगार की आग की जो कैरेक्टर थी गोमती गोमू, वो मुझे लगा मेरे ही गांव में है वो दोनों। और संयोग से मैं उस समय गांव में थी जब मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुकी थी, सुख सुविधाओं वैभव से बिल्कुल लबालब थी, कोई कमी नहीं। तो 20 साल की उम्र थी मेरी, 20 साल। मतलब अपनी गाड़ी खुद चलाती थी, ड्राइवर था, लेकिन मुझे खुद ही गाड़ी चलाने का शौक था। उस समय की इंडियन मार्केट में जो लेटेस्ट गाड़ियाँ थी, पद्मिनी, प्रीमियर, फिएट और एम्बेसडर, वो सारी गाड़ियाँ हमारे पास में थी, मेरे पास में थी। और बहुत अच्छा घर था सिविल लाइन में, टीकमगढ़ में। उस समय वो हुआ है जब मैं अन्याय और शोषण के खिलाफ एकदम खड़ी हो गई। मतलब निजी जीवन में बहुत एक खुश मिजाज इंसान, सामने वाले की पीड़ा को नहीं देख सका, और एकदम से मैं खड़ी हो गई। वो मुझे आज भी मुझे फर्क दिखाई देता है। वो डिस्पैरिटी आज भी दिखाई देती है। ठीक बात है। और उसका गुस्सा हमने आप देखा है। हाँ, और उसी लिए वो गुस्सा बड़ा उठता है। हाँ, वो बिल्कुल निजी नहीं होता, निजी नहीं। हाँ, जैसे मैं आपको कैरेक्टर बताऊंगी, हिंदी फिल्मों में 2 कैरेक्टर, एक अमिताभ बच्चन का, एक नाना पाटेकर का। अब दोनों में अंतर क्या है? अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, और नाना पाटेकर का कैरेक्टर होता है कि तुम उसके साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। तो मैं लगभग उस दूसरे वाले कैरेक्टर के ज़्यादा, कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो, मैं इसको नहीं देख सकती। जी जी। 20 साल की उम्र में वैभव का शिखर, वाणी में सरस्वती, ढेर सारी चीज़ें आप जैसा बता रही हैं हमें। वो कौन सा क्षण था जब राजमाता की दृष्टि आप पर गई, या कैसा संयोग था, कैसे आज याद करती हैं? क्योंकि युग परिवर्तन की वो घटना थी। 25 साल की उम्र में खजुराहो से पहला चुनाव लड़ना, 84 में आपका, और उसके बाद पहले चुनाव को तो छोड़ दें, लेकिन उसके बाद इतिहास ही इतिहास, कीर्तिमान बनते चले गए। कैसे राजमाता जी के साथ आपकी बॉन्डिंग, और वो किस तरह का एक रिश्ता रहा? और राजमाता जी के साथ तो मेरी बॉन्डिंग हो गई थी 69 में। 69? हाँ, जब मैं 8 साल की थी और मेरा प्रवचन था दमोह में, और राजमाता जी बिल्कुल उसी समय कांग्रेस छोड़ के जनसंघ में आई थी। कुछ महीने हुए थे, तो उनकी सभा हो रही थी दमोह में, तो उसमें लोग कम आए। तो उन्होंने पूछा, हर जगह बहुत पब्लिक आ रही, यहाँ कम क्यों आई? आपको याद होगा जब डीपी मिश्रा की सरकार को गिरा दिया था, संवित सरकार। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर संवित सरकार बनी थी, और उसमें गोविंद नारायण सिंह सीएम बने थे। तो राजमाता जी को बताया गया कि यहाँ एक चमत्कारी बालिका का प्रवचन चल रहा है किले के मैदान में, उसमें बहुत भीड़ है, इसलिए यहाँ भीड़ कम है। तो राजमाता जी बहुत धार्मिक थी, बोली मेरे को वहाँ ले चलो। तो वो वहाँ आ गई जहाँ मेरा प्रवचन चल रहा था, और वो मंच पे आके बैठ गई। एकदम भीड़ में सनसनी सी हुई, क्योंकि विदेशी गाड़ी में आई थी, वो बड़ी सी विदेशी गाड़ी में, और वो बहुत खूबसूरत थी अम्मा, बहुत लंबी थी, गोरी और लंबी, बिल्कुल मूर्ति लगती थी वो तो, सुंदरता की। तो मुझे भी लगा कि कोई बहुत खूबसूरत महिला जो बहुत बड़ी उम्र की मेरे बगल में आके बैठ गई है। और मेरा प्रवचन ख़त्म हुआ और उन्हें मेरे चरण छू लिए, और फिर मेरे को बोली कि मेरे को आपसे बातें करनी है, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठी हो, आप जहाँ रुकी हैं हम वहाँ चलते हैं। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो हमारे साथ के लोगों ने कहा चलिए। तो बस अम्मा तो इतनी गदगद हो गई कि जून के महीने में हम मिले, अप्रैल में, और जून के महीने में उनके यहाँ प्रोग्राम होता था उनके पति की स्मृति में,
तो उन्होंने मुझे ग्वालियर बुलवा लिया। बस उसके बाद से लेके जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, मैं समझ लीजिए उनके आगोश में ही बनी रही हूँ। आगोश में हाँ। बड़ा स्नेह। हाँ, तो राजनीति तो बहुत बाद में आई जी, उन्हीं, लेकिन मोटिवेशन भी उन्हीं का था उन्हीं का। कि आप राजनीति करिए। हाँ, आपके बारे में अक्सर मैं सोचता हूँ, पता नहीं आप सोचती होंगी नहीं सोचती होंगी, कि अगर आप राजनीति में नहीं होती तो एक अध्यात्मविद के तौर पर, एक अध्यात्म के विचारक वक्ता के तौर पर तो आपकी ख्याति हो। कभी आपने सोचा कि राजनीति, जैसे अटल जी कहते नहीं, थे, मैं राजनीति में आने से पहले प्रवचन करना छोड़ चुकी थी आप? हाँ। जब मैं भारत में लौटी हूँ, पहले भारत में प्रवचन हुए मेरे, फिर मैं 16 साल की उम्र में विदेश चली गई 77 में। भारत आती थी तो खाली माँ को मिलने। फिर जब 1980 में माँ ने कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम यहीं रहो, तो मैंने एकदम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही माँ खत्म हुई, माँ खत्म हो गई थी, और उसके बाद मैंने उस दुनिया से संपर्क ही नहीं रखा। कोई वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मैं गांव को एकदम वो आत्मसात कर गई। गांव की जो विषमता थी, जो उत्पीड़न था गांव का, उसमें मैं इतनी अपने आप को इन्वॉल्व कर ली उस मामले के साथ में, गांव और आसपास के गांव के साथ में, कि मैं अमेरिका जाती रही। उसके बाद भी 2-3 साल तक अमेरिका एक प्रकार से भारत के बाद मेरा दूसरे नंबर का घर था। तो उसमें मैं गर्मियों में अमेरिका चली जाती थी, सर्दियों में भारत आ जाती थी, और गाँव में जाती थी सीधे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। कोई रीजन? ना, भगवान पे मेरी आस्था थी, लेकिन ये प्रवचन वगैरह करने में मुझे लगता था कि हम जो बोलते हो करते हैं उसमें गैप होता है। ओहो। हम जो बोल रहे होते हैं, महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। हाँ, वो बहुत व्यक्तिगत बात थी। आप इससे दूसरे का आकलन मत करिएगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल ओके, नहीं। मैं अपना ये ही आप करूँगी। अपनी मैं बात अपना करें। आकलन करूँ। मुझे जी। लगता था कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ क्रोध नहीं करना, मुझे तो बात बात में आ जाता है। तो मेरे को अधिकार नहीं है कि मैं वो बात कहूँ जो मैं खुद नहीं करती। क्या बात है। तो मैं उतनी करूँगी जो कि मैं उतना ही जो कि मैं करती हूँ वही दूसरे को करने के लिए कहूँ। और इस तरह से मेरे को लगने लगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि अरे तुमने उसको ऐसा किया, हम देखते हैं तुम क्या समझते हो कि वो कमज़ोर है, नहीं, हम खड़े हैं उसके साथ। बस ये जो बात मेरे मन में आ गई ना, उसमें प्रवचन तो पहले ही छूट गया, और इसमें इन्वॉल्व होती गई मैं बहुत जम के, और इतनी इन्वॉल्व हो गई मुझे इतना। आपका अगर आप मुझसे दिल की बात पूछोगे तो ये तो सच्ची बात है कि मेरे को चुनावी राजनीति में शायद मैं ना पड़ती, राजनीति करती रहती। चुनावी राजनीति ना करती मैं, क्योंकि मेरा, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर समय कौन सा था राजनीति का, तो वो था 84 से 89, जब मैं राजनीति में थी, लेकिन मैं सांसद नहीं थी, और राजनीति में थी। और उस समय पर जो मेरे पास पावर थी, वो पावर ऑफ पीपल थी। और वो तो ऐसी थी कि मेरे से आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी सब डरते थे। और वो किस चीज़ की पावर थी? क्योंकि हम तो सरकार में नहीं थे, लोगों की, कि एक आवाज़ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। और वो आवाज़ पे क्यों इकट्ठे होते थे? क्योंकि मैं लड़ाई को एंड तक ले जाती थी। आप समझ गए? मैं लड़ाई का निर्णय करवा के रहती थी कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है ये आपको करना पड़ेगा। और वो करना पड़ता था उनको, और इसका अन्योन्याश्रित संबंध हो गया था। लोग मेरा विश्वास करने लगे थे तो मेरे साथ होने लगे थे, लोग मेरे साथ होने लगे। ऐड ऑन कर दूं, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में आज भी कर्मचारियों का वो वर्ग जो असंगठित कहें हम अगर उनको, वो आज भी आपको याद करता है कि उसकी वेलबींग की जो शुरुआत हुई वो 2003 में आपकी घोषणाओं से हुई, जो अभी तक चल रही है। मैंने यही कहना था ना उस समय भी, आप याद करो दिग्विजय सिंह जी को, उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर, अपने चीफ सेक्रेटरी पे, आईएएस पर लागू करिए। आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए सबसे वीकेस्ट सेक्शन को पकड़ लिया, जो बेचारे वो क्या कहलाते थे, वो दैनिक वेतन भोगी। मैंने कहा वो तो दैनिक वेतन भोगी, वो तो उनको आखिरी व्यक्ति, उसको मत शिकार मत बनाओ अपने प्रयोगों का। पहले खुद अपने ऊपर प्रयोग करो ना इसका, अपनी लाइट कम करो, एसी कम करो, गाड़ियाँ कम करो। बिल्कुल, आईएएस लॉबी की तरफ आपने इशारा किया था। आईएएस ही नहीं, मेरा आईएएस के खिलाफ नहीं, मुझे आईएएस से जलन नहीं होती, मैं आपको बताऊं। कभी। लेकिन हाँ, मैं सबके लिए कह रही थी, मैं नेताओं के लिए भी कह रही थी कि इतने बड़े घर में प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि इतना दिल्ली घेर रखी है, इसकी जगह पे इकट्ठा एक एरिया बन जाए, सारे सांसद मंत्रियों के लिए एक अलग इलाका उसी में बन जाए, वो सब इकट्ठे रहें, तो इतनी जगह नहीं घेरेंगे। मैं इससे सहमत हूँ कि फालतू की जगह घेर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जो मुझे घर मिला है, इसमें बहुत सारी जगह है, 2-3 एकड़ है ये। सीरियसली बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात। चूँकि अब घर ये मिला है तो ठीक है, आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं गांव में भी, हमारा घर बहुत अहाता हमारा बहुत बड़ा है, खेती बहुत बड़ी है, लेकिन और मैं रहना चाहूँगी तो गाँव में चली जाऊँगी ना, इसके लिए भोपाल में इतनी जगह नहीं घेरूँगी। बिल्कुल ठीक। बचपन से ही आप जो प्रवचन की तरफ मुड़ी,
तो अब माफ़ कीजिएगा, अध्यात्म में कई बार बड़ी दंत कथाएँ जोड़ दी जाती हैं। शायद आज अगर आप राजनीति में नहीं होती, और मैं पूरे सम्मान से बोल रहा हूँ, कोई इसमें वो भाव नहीं है, अगर आप किसी विचार की प्रवर्तक होती, किसी मठ की प्रमुख होती, तो बहुत सारी दंत कथाएँ भले ही गुरु ना जोड़े लेकिन जुड़ती चली जाती। लेकिन आपने अपने भीतर क्या पाया? वो ऐसा क्या था जो डूडा की एक छोटी सी बालिका को प्रवचन करता, और ऐसा निष्णात प्रवचन करता, ऐसी जिसकी वाणी में ओजस्विता, तेजस्विता, सरस्वती का प्रवाह निरंतर चलता था, कि क्या था वो सब कुछ? कुछ भी नहीं था। क्या हुआ कि हमारे गांव में मनोरंजन का एक ही साधन था, राम कथा। तो पिताजी का निधन हुआ था, माँ दुखी रहती थी, मैं सबसे छोटी थी, तो माँ मुझे गोदी में लेके राम कथा सुनने को बैठ जाती थी। मेरी याददाश्त बहुत तेज थी, तो मैंने जो सुना वो पूरा रट गया। अच्छा। हाँ, तो एक दूसरे पंडित जी आए राम कथा करने, तो उन्होंने रामायण की एक चौपाई गलत बोल दी, तो मैंने खड़े होकर उनको टोक दिया कि आप गलत बोल रहे हो। कब की, कितनी उम्र थी आपकी तब? उस समय 6 साल की। तो बोले क्या है सही? मैंने कहा इसको ऐसे बोलो। तो बोले आप आइए, आपको कुछ और भी आता है? क्या आता है जी? हाँ, तो बोले आइए बैठिए। तो मैंने सुना दिया ठीक से। तो गांव के लोग बोले अब बाहर का पंडित नहीं बुलाएंगे, अब इन्हीं से सुनेंगे। हाँ, तो हम बोलने लगे। इतने में 3-4 महीने के बाद गांव में एक बारात आई, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी आए। तो वो गांव घूम रहे थे पैदल शाम को, तो उनने देखा कि पूरा गांव सुन रहा है, एक छोटा सा बच्चा बैठा है तखत पे और प्रवचन सुना रहा है। तो वो तो पागल ही हो गए, और सवेरे मुझे लेके तुरंत गाड़ी में बिठा के शहर में आ गए और कॉलेज में मेरा प्रवचन करवा दिया। बस उसके बाद तो भीड़ मेरे पीछे लग गई। फिर मेरे एक भाई ने, स्वामी प्रसाद जी ने, शुरू में शादी भी इसलिए नहीं की जी, क्योंकि माँ ने बोला कि छोटी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ दें, कोई साथ में रखना जरूरी है घर का। भाई बोले ठीक है मैं साथ रहूँगा। भाई को भी लगने लगा भगवान का अवतार हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं तो जो सुनती थी वो मुझे याद हो जाता था। आप गीता सुनाओ, गीता याद हो जाएगी, सब याददाश्त बहुत अच्छी थी। ऐसे प्रवचन की शुरुआत हुई है। आध्यात्मिकता का जो जागरण मेरे अंदर हुआ है, वो तो आप आश्चर्य करोगे कि वो तो संन्यास लेने के भी बाद में हुआ। संन्यास तो मैंने इसलिए ले लिया था कि आखिर एक जीवन शैली का तो चयन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मुझे विवाह नहीं करना था, जबकि विवाह के लिए परिवार, परिस्थितियाँ, लोग सब बहुत ज़्यादा था, मतलब लाइन ही लगी हुई थी बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने ही तय किया कि एक जीवन शैली तय करनी पड़ेगी, और अंत में उसमें मैंने फैसला लिया कि मैं संन्यास की दीक्षा लूँगी। लेकिन मैं आपके सामने एकदम सत्य स्वीकार करूँगी, मैंने कभी छुपाया भी नहीं इसको, कि ईश्वर के प्रति मेरी उदासीनता सी रहती थी। मैं सांसद भी हो गई थी 3 बार की, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इन्वॉल्व थी, लेकिन वो राष्ट्रवादी सोच से थी कि कौन था बाहर का आदमी जो हमारे मंदिर को तोड़ दिया, अन्याय हुआ। आप समझिए वो दिमाग में वो रहता था, एलेक्स हेली का रूट्स, अन्याय हुआ, गलत हुआ, ये रहता था दिमाग में बहुत ज़्यादा, लड़ेंगे हम। लेकिन जब मैं केदारनाथ जी गई, ये था 98 का अक्टूबर, 98 का अक्टूबर। मैं मंत्री थी केंद्र में, और संन्यास लिए हुए भी 6 साल हो गए थे मुझे। तो जब मैं गौरीकुंड से चली मेरा भतीजा राहुल मेरे साथ था, तो मुझे लगे ये रास्ता में सदियों से चली हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँची तो ये लगा ये तो पिताजी का घर है, ये सामने पिता बैठे हुए हैं, और मैं बाबा बाबा कह के वो शिवलिंग से लिपट गई कि बाबा मतलब पिताजी, जैसे लड़कियाँ मायके आके नहीं बाप के सीने पे सिर रख देती हैं, बस ऐसे हो गया। बस हिमालय अब घर लगता है, अब तो ये लगता है कि यहाँ डेपुटेशन पे आए हैं, हम हैं हिमालय के। हाँ, उसके बाद एकदम अंतर के पट खुल गए, और वो ऐसे खुले धड़ाक से। और फिर मैं बताऊंगी नहीं, मैं बहुत सारी बातों को, अध्यात्म की बातों को शेयर नहीं करती जी। मतलब जिसको कहते हैं ना, टोटल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, टोटल गेट ही खुल गई थी। और इसका हेतु सिर्फ हिमालय था? अरे हिमालय भी प्लानिंग से नहीं हुआ था। मंत्री थे केंद्र में, और HRD में थे, राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्रियों के पास काम नहीं होता जी। और बता रहे, और हम थे सांसद खजुराहो के, खजुराहो वाले पीछे पड़ गए कि नवोदय के क्या बोलते हैं ट्रांसफर कराओ, तो जी केंद्रीय विद्यालय के ट्रांसफर कराओ, तो हमारी मंत्री बन गई। बुंदेलखंड में पहली बार कोई मंत्री बना था, तो हम घबरा गए एकदम से उस भीड़ के प्रेशर से। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ से कहीं जाते हैं, तो हम चले गए हिमालय, और अपने भतीजे राहुल को साथ ले गई मैं, और सलवार कुर्ता पहन के गई ताकि लोग पहचान ना पाए। अच्छा, उन्होंने बहुत विजुअल मीडिया का डोमिनेशन नहीं था ना बहुत ज़्यादा, तो लोग पहचान भी नहीं पाए, तो कोई प्लानिंग से भी नहीं गई। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, पूरी ज़िंदगी में जो कुछ घटा है वो बस होता गया है। मैं तो ऐसे ही चली गई थी कि चलो गौरीकुंड चलते हैं, कि चलो केदारनाथ भी चलते हैं। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या होने वाला है, और अब तो ऐसा हाल हो गया है कि मैं शायद रहती केदारनाथ जी में हूँ।
हाँ, मतलब यहाँ बैठी जरूर हूँ, जैसे अभी आपसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं कहीं वहीं पहुँच गई थी, वहीं बैठ गई थी जाके बाबा के सामने। तो जैसा हमारे यहाँ सनातन परंपरा में मान्यता है कि कुछ पिछले जन्म की यात्रा आप महसूस करती हैं कि वो एक बार तो मैं चली ही गई थी, आपको पता होगा, जब मैं यहाँ से सांसद थी केदारनाथ, और वो भी एक विचित्र घटना से लौटी जी। मेरे मन में था कि बाबा को साक्षात देखना बस। और अटल जी ने मुझे कहा क्यों छोड़ना चाहती हूँ मंत्री पद? मैंने कहा बस मुझे बाबा को साक्षात देखना, बाबा के गले लगना, बाबा के सीने पे अपना सिर रखना, जैसे बेटियों को नहीं होता है पिता। पता नहीं कि मुझे महादेव पिता लगते हैं, बल्कि मैं ट्रेस भी करती रहती हूँ कि महादेव की कोई बेटी थी क्या, तो मिलता नहीं ना पुराणों में, उसका उल्लेख मिलता नहीं। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ क्या हुआ, 40 दिन निकल गए मेरे केदारनाथ में। अब मैं खूब गुस्सा होती थी बाबा पे, क्या इतने दूर आ गए, इतनी ठंड में बैठे तुम्हारे सामने, तुम हमें प्रकट हो हमारे सामने। इतने में एक अजीब घटना हुई, आरती का समय था केदारनाथ जी के मंदिर का, तो पीछे पर्वत पे ना सूरज चमकता है डूबने से पहले जी। तो पीछे एक पट्टी बनी हुई थी सीमेंट की, वो अब गिर गई डिजास्टर के बाद। तो उस पर मैं टहल रही थी, तो सामने से एक आदमी चला आ रहा था, और उसके पीछे लोहे का एक बहुत बड़ा गेट बंधा हुआ था उसकी पीठ से ऐसे। तो मैंने अपने साथ में चल रहे लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो वो मुझे कहने लगे कि ये कुली है, और ये नीचे गौरीकुंड से चला है, ऊपर चढ़ा है लोहे का गेट बांध के। मैंने कहा खच्चर पर रख के क्यों नहीं लाए हो? लाते हैं। बोले खच्चर तो नहीं ला सकता इसको, क्योंकि खच्चर की पीठ ऐसी होती है जी, तो रीढ़ गड्डी टूट जाएगी उसकी, आदमी की ऐसी होती है ना पीठ, तो इसलिए उसको पीछे बांध के लाए हैं। मैंने कहा खच्चर से भी बुरा हाल, आप समझ गए। और मुझे बहुत दुख हुआ कि आज भी हमारे देश में 14 किलोमीटर लोग लोहे का गेट बांध के ऊपर चढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ आ गई सब छोड़ के। तो मुझे लगा यही भगवान है, यही केदारनाथ है जिसको मैं देख रही हूँ, और यही है भगवान का साक्षात्कार। और चलो वापस नीचे, इन लोगों के लिए चलो, ताकि ये सुख से रोटी खाएं और इज्जत के साथ में जिएं। बस वो साक्षात्कार था भगवान का। और आपको मैं बताऊं चमत्कार बस दूसरा जरूर हुआ कि मैंने कहा कि मैं तो बड़ी होश से कहे आई हूँ कि अब मेरे को नहीं आना लौट के, और मैं वापस कैसे जाऊँ, अब कैसे कहूँ अपने मुँह से। अचानक दूसरे दिन गड़गड़ की आवाज़ आई, उन्होंने हेलीकॉप्टर ज़्यादा आते ही नहीं थे। मैंने पूछा कौन आ रहा है? बोले लालजी टंडन आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट के। तो कहीं वो आ रहे, वो आ गए और सीधे मेरे पास आए, बोले चलिए आपको अटल जी ने वापस बुलाया, आपका मंत्रिमंडल में शामिल होना। हाँ, ये चमत्कार था, ये चमत्कार था। हाँ, ये वो तो साक्षात्कार था भगवान का, उस गरीब आदमी को देखना, वही भगवान था मेरा। और ये चमत्कार था कि मुझे पूरे सम्मान के साथ कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया दोबारा। क्या आपको लगता? और तब से मैं लग गई हूँ इसमें। मैं वहाँ प्रतिज्ञा करके आई थी कि मरते दम तक राजनीति करूँगी इन लोगों के लिए जो पीठ पे लोहा बांध के चढ़ाई चढ़ते हैं, खच्चर से भी बुरा जिनसे काम लिया जाता है। वो तो आपका मूल स्वभाव है। बस वो फिर डिस्पैरिटी आपने जहाँ देखी, एग्जैक्टली आपके भीतर का वो तत्व प्रबल हो गया वहाँ पर। हाँ। क्या आपको कभी ऐसा भी लगा जब आप इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रही कि आपका ये जो स्वरूप है, जो आपका मूल तत्व है, जो विरोध के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, क्या आपको लगा कि इसने आपके लिए बड़ी कठिनाइयाँ भी पैदा की, चुनौती भी पैदा की? क्योंकि लोग नहीं समझते इसको, वो सोचते हैं आप उनके विरुद्ध हैं, जबकि आप उसके विरुद्ध नहीं, आप असमानता के विरुद्ध हैं। हाँ। जी, कठिनाइयाँ आई होंगी, आती रही। अब अयोध्या आंदोलन में ही मर गए होते अयोध्या जी में, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन मेरे को महसूस नहीं होती, यही तो प्रॉब्लम है। आप यकीन करो, मुझे मैं तो लोग जानता हूं। बाद में बताते हैं कि आपको बहुत परेशानी थी, आप कितने संकट में थी, आप निकल के आ गई। तो सोचता था मैं संकट में थी। हाँ, क्योंकि मैं ठीक ठाक रहती हूँ, निजी जिंदगी में बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूँ ना। अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप मेरे साथ 24-25 घंटे रहोगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं 1 मिनट के लिए गुस्सा हो जाऊंगी, लेकिन तुरंत थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा भोजन करूंगी तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी, खाना बहुत अच्छा था। कोई किताब अच्छी पढ़ूंगी, देखूंगी बहुत अच्छी किताब पढ़ रही हूँ। सवेरे सवेरे सूरज निकलता हुआ देखूंगी, मैं कहूँगी हाँ कितना अच्छा लग रहा है। मैं किसी चिड़िया को देख के एक दिन यहाँ बहुत जोर से हल्ला कर रही थी, नीले रंग की चिड़िया दिख रही थी मुझे, बहुत सुंदर छोटी सी। तो इसलिए आप कहते हो तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ आई होगी परेशानियाँ, क्योंकि मैंने उस बात को सीरियसली लिया ही नहीं कि मैं किसी बड़ी पोजीशन पे हूँ। मुझे तो ये लगा कि ये मामला निपटाना है अभी, ये जो मेरे सामने बंदा आकर के खड़ा हो गया। जैसे मेरा पहला झगड़ा तो पटवाजी से हुआ, सबसे बड़ा राजनीतिक झगड़ा जो हुआ जब मैं सांसद थी खजुराहो से, और भूबंटन गलत हुआ था अर्जुन सिंह के समय पे। दबंगों की ज़मीनें नहीं छीनी गई थी, गरीबों की ज़मीनें छीन के गरीबों को बांट दी गई थी। 1-1, 2-2 एकड़ की विचारों की जो कब्जे की ज़मीन होती, और जो 10-10 एकड़ दबाए बैठे थे उनको हाथ नहीं लगाया गया था, क्योंकि वो सब कांग्रेस में थे। तो मैंने पटवाजी से कहा कि आप भूबंटन का रिव्यू करिए।
और जब उन्होंने नहीं किया तो उन्हीं से लड़ पड़ी। तो मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री अपनी सरकार है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, नहीं मिले नहीं, अपना तो वो है जो भूबंटन का शिकार हो गया था, अपना तो वो है जो गाँव में रह रहा है, ये लगा मुझे। एक चीनी कहावत मुझे याद आई इस बात से कि कभी ऐसे लोगों से शत्रुता मत करो जो सोच विचार दृष्टि में आपसे बहुत निचले स्तर तक जा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, राजनीति में अनेक बार ऐसे घटनाएं आती हैं जहां हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितने निचले स्तर तक कोई जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आप इसकी वजह से मानसिक रूप से आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि लोगों ने बहुत निचले स्तर के हथकंडे शायद अपनाए, आप ही की पार्टी के लोगों ने? एक घटना है जो दिमाग में बहुत रहती है मेरे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, वो थी जब बड़ा मलारा का उपचुनाव हुआ और जब बीजेपी से मैं बाहर थी, जनशक्ति से हमारा उम्मीदवार खड़ा था और रिव्यू ये था 2 बजे तक का कि बीजेपी हार रही है वहाँ से। तो उसके बाद अचानक जो स्थितियाँ बदली और एक गांव था सिरोरा, वहाँ मुझे घेर लिया ताकि वहाँ से निकल ना पाऊँ, और चारों तरफ ये अफवाह फैला दी गई कि उमा भारती को वहाँ घेर लिया गया है। तो हमारे पोलिंग एजेंट सब पोलिंग छोड़ छोड़ के भाग आए और वो गाँव की तरफ भागे, उस गाँव की तरफ जहाँ पर कि मैं घिरी हुई थी। तो मैं ज़रूर रह गई थी, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। मैंने शिवराज को बताई भी थी ये बात। मेरी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, मेरे को घेर लिया गया और मैं लगभग रात को 8 बजे तक घिरी रही और घेरा, और कलेक्टर एसपी आए भी तो वो उसी के घर पे जाके बैठ गए जो घेरा करवाए हुए था। फिर बाद में जब उनकी समझ में आया कि अब जनशक्ति के समर्थकों ने गांव घेर लिया है, तब आईजी आए, एक सरदार थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनने अपनी पगड़ी रखी मेरे पाँव में और पूरा मीडिया था मेरे साथ, लेकिन उनके कैमरे काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत मीडिया था, आज तक सहारा सब थी। तो वो मुझे बोले कि आप यहाँ से उठिए नहीं तो आग लगने वाली है इस गाँव में अब, और जो आपको घेरे हैं इनको घेर लिया गया, इनको पता ही नहीं, जो आपको घेरे हुए हैं इनको जनशक्ति के लोगों ने घेर लिया है और ये निकल नहीं पाएंगे इस गाँव से, इन सबको इनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया जाएगा, वो स्थिति हो गई है बाहर, इसलिए आप चलिए यहाँ से। मैंने कहा अब आप आए हो अब, हाँ। तो फिर मैंने कहा चलिए, अगर ये बात है तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि कोई क्लैश हो, तो मैं उसके बाद चली आई। लेकिन हाँ, आज तक रात में ना कई बार जब भद भद आवाज़ आती है तो मुझे लगता है अरे मेरी गाड़ी टूट रही है क्या, गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी। फिर बाद में तो जरूर उल्टा हो गया कि उनकी 45 गाड़ियाँ टूट गई। हाँ, ये मुझे याद है, भीड़ ने तोड़ दी वो गाड़ियाँ उनकी। वो एक घटना है जो मेरे को लगता है कि अरे ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे तो कहा गया था कि आपको उस कम्युनिटी से खतरा है, आपको उससे है, कभी हमें अपने ही लोगों से खतरा हो जाएगा। ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को आज तक भूली नहीं। और दूसरा, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये मुझे बड़ी आसानी से मनाया जा सकता था। ये कई बार प्रूवन फैक्ट है। हाँ, आपको मनाना सबसे आसान जा रही थी जी, तो कोई भी जाके सामने खड़ा हो जाता कि चलो वापस भोपाल में चली आती, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। यहाँ जब शपथ हुई नई सरकार की तो उसमें अटल जी भी आए, अडवाणी जी भी आए, तो मुझे बहुत ख़राब लगा था कि वही लोग फ़ोन कर देते कि हम भोपाल आ रहे हैं, चलो तुम भोपाल लौटो उधर से वापस। तो ये तो है कि हाँ, वो दिमाग में 2 घटनाएं हैं और मैंने आज तक बोली नहीं। मेरे आपको बोल रही, मैंने तय किया था मैं कभी शरद को बताऊंगी ये बात। अच्छा, हाँ जी जी, नहीं मैं जानता हूँ आपकी सरलता। नहीं, मैंने ये तय किया था मैं आपके चैनल को बताऊंगी, चाहे आप किसी भी चैनल में होंगे जी, आपको बताऊंगी मैं बात, और मैं कभी लिखूंगी इसको अपने आत्मकथ्य में। अच्छा, मेरे जीवन की सबसे अगर कोई आघात पहुँचाने वाली घटना कोई है तो वो ये बहुत बड़ी बात है और हम हमेशा इसको याद रखेंगे कि उमा जी को कितनी आघात, और कोई नहीं कल्पना कर सकता, लोग कितने अनुमान लगाएंगे कि ये घटना होगी, लेकिन वो घटना है बाय इलेक्शन की। और जब वो बाय इलेक्शन लड़ी और किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की गई और कितना बड़ा वो षड्यंत्र था, उमा जी ने हमें बताया। और उस षड्यंत्र में ऐसी स्थिति बन सकती थी कि मैं मर सकती थी, और ऐसी भी स्थिति बन सकती थी कि बहुत लोग मर सकते थे। हाँ, वहाँ दोनों घटनाएं हो सकती थी। हाँ, और वो घटना कितनी भयावह थी ये शायद अनुमान ही नहीं था। यहाँ भोपाल में थे सभी लोग, बीजेपी के लोग जी, कि वहाँ नीचे क्या हो चुका है। वो आईजी आया, समझदार सा आदमी, और उसने मेरे को बताया कि आपको पता है सोशल क्लैश होने वाला है यहाँ बहुत बड़ा, और ये बिहार का जहानाबाद एरिया के जैसा हो जाएगा। यहाँ सारे गरीब लोग शोषक वर्ग के खिलाफ खड़े हो गए जी जी। और वो जो गाँव था वो एक शोषक का था, एक दबंग का था। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं यहाँ जो घटेगा, ये जितने लोग यहाँ आपको घेरे हुए इनको पता ही नहीं कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर बहुत बड़ी भीड़ आ चुकी है पूरे इलाके के पिछड़े, दलित, गरीब, शोषक वर्ग से पीड़ित लोगों की, और वो हजारों की भीड़ इस गांव को घेर चुकी है। कंक्लूड कर रहा हूँ उमा जी इस बातचीत को। जितना मैंने आपको देखा है, मैं आपको बहुत तल में देख रहा हूँ। आपको मैं नहीं कहता आप पहले नहीं रही हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है एक ठहराव से आप चीज़ों को देख रही हैं।
इसकी वजह होगी ही, वो आप बेहतर जानती हैं। 2024 का चुनाव लड़ेंगी, ये कोई नई बात आपने नहीं कही है। राजनीति आप कभी नहीं छोड़ेंगी, ये थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा, और मुझे याद भी आता है 2004 के घटनाक्रम के बाद भी आपने बीजेपी कार्यालय में ये बात कही थी कि मैंने कभी नहीं कहा मैं राजनीति से अलग हो रही हूँ, क्योंकि असमानता के विरुद्ध आपका संघर्ष है। तो हम समझते हैं कि आप एक रिबेलियन हैं इस मामले में, एक विद्रोही हैं, चिर विद्रोही हैं, और आप लड़ती रहेंगी। लेकिन अब तक के जीवन को देखकर 2024 की तैयारी, और ये किस तरह की उमा भारती होंगी, वैसी ही जैसी अब तक रही हैं, या अब तक के अनुभव उनको बहुत संपन्न करेंगे? क्या हुआ कि एक जो सुपर कूल कॉन्फिडेंस आया है, लोग मुझे कह रहे हैं मेरे अंदर। हाँ, यस, ये मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए आया है, ये इसमें मोदी जी और अमित शाह जी का कंट्रीब्यूशन है जी। क्योंकि मैंने मोदी जी से दिल की बात बतानी शुरू की 1-1.5 साल से, 17 से। मोटा भाई कहती हूँ, मतलब बड़ा भाई। जी जी हाँ, जी। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही हम बोलते हैं सार्वजनिक तौर पर, अकेले में बात करते हैं, भाई ही कहती हूँ उनको कि मेरे को, आपको पता है ना, मैं लगभग 53 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। पॉलिटिकल लाइफ में भले ही मैंने कहा मैं 27 साल की उम्र में सांसद बन गई, लेकिन मैं पब्लिक लाइफ में तो 8 साल की उम्र से हूँ। तो मैंने कहा मेरे को अब कुछ दिनों के लिए ठहर के रहना है, और 1-2 साल के बाद आप जो कहोगे वो मैं कर लूँगी, लेकिन 1-2-3 साल का मुझे ब्रेक चाहिए। ये बात मैंने अमित जी से भी कही। अमित बहुत ही मेरे प्रति तो बहुत स्नेहपूर्ण और सम्मान बहुत करते हैं मेरा, अमित शाह, तब वो अध्यक्ष थे। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि अमित जी के कान में डालो, अमित जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कान में डालो। तो मैंने कहा मैंने प्रधानमंत्री जी के कान में ये बात डाली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी ये कार्यकाल पूरा कर लो, फिर अगला वाला चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन मैंने कहा फिर संगठन में कोई जिम्मेवारी दे देना, वो मैं करती रहूँगी और चुनाव वगैरह में जाती रहूँगी, और फिर उसके बाद 2024 का हम लड़ेंगे, चुनाव में लड़ूंगी। तो अमित ने कहा ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। अमित शाह जी ने मुझे कहा कि मैं आपसे सहमत हूँ, और ये ठीक बात है, आप संगठन में जो जिम्मेवारी दें आप उसको करते रहिए, और 2024 का चुनाव आप लड़िएगा। मेरे और अमित शाह जी के बीच में मतलब बातचीत हुई है। और ये बातचीत मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि जब बातचीत हो रही थी तो 2-3 महासचिव वहाँ बैठे हुए थे, तो अकेले की बातचीत भी नहीं है। तो इसलिए उन दोनों में जो मानवीयता है और मेरे प्रति जो सम्मान है, और साथ में स्नेह है, मोदी जी में स्नेह और सम्मान का मेल रहता है। मैं मोदी जी से छोटी हूँ 10 साल, लेकिन उनके मन में मेरे लिए बहुत स्नेह रहता है। बचपन से ही वो मुझे बचपन से जानते हैं, जब मैं 12 साल की थी। तो उसके कारण मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है। इस कॉन्फिडेंस का पूरा योगदान मैं हमेशा नरेंद्र मोदी को दूंगी इस फैसले के लिए। जी जी, ये सुपर कूल जो एलिमेंट है, ये इसकी वजह से मोदी और अमित शाह इज द रीजन। ये एक बड़ा कारण। उनने जिस तरह से इस निर्णय का सम्मान किया, और इस निर्णय के पीछे ये नहीं माना कि मैं किसी पार्टी को कभी कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, बल्कि उनको लगा कि ये कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ट्रैक बदलना चाहती है, और उसमें मुझे कोऑपरेशन दिया उन्होंने। और ये भी वो आश्वस्त रहे कि अगला चुनाव तो ज़रूर लड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को, तो ये जो कहेंगे हम वो कर देगी। और उसमें जो उन्होंने मेरे प्रति सम्मान, स्नेह, और खुद अमित शाह जी ने घोषणा की इसकी पार्लियामेंट बोर्ड में, और बहुत सम्मान के साथ ये कहा कि लोग तो टिकट पाने के लिए क्या नहीं करते, और उमा भारती जी कह रही हैं कि मुझे ये चुनाव न लड़ाया जाए, इसलिए हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए झांसी से दूसरा उम्मीदवार घोषित करते हैं। और ये बात उन्होंने इतने अच्छे ढंग से कही, मुझे पार्लियामेंट बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने बताया कि हमको बहुत अच्छा लगा। आप इसके पहले भी उमा जी जिस तरह मुख्यमंत्री पद छोड़ के गई थी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत साफ है, लेकिन शिवराज ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला। जी, हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी, आप यकीन मानिए मैं बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता जो राज्य को हल्के से लेता। आप यकीन मानिए शिवराज जी ने इस राज्य के प्रति जो जिम्मेवारी के प्रति जो अपनी गंभीरता दिखाई, और जिस प्रकार से उनका समावेश हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, हर घर के लोगों को लगने लगा कि वो हमारे घर के सदस्य हैं। ये आपने देखा होगा, ये भाव उन्होंने पैदा किया। तो इसलिए मेरे को संतोष रहता है कि मैं भले ही छोड़ के चली गई हूँ, लेकिन राज्य की अवहेलना नहीं हुई, और हमने जो लोगों को आश्वस्त किया था कि आपको सड़क, बिजली और पानी मिलेगा, वो लोगों को मिला। तो मुझे खुशी है कि शिवराज जी ने मेरे से भी बेहतर तरीके से संभाला, क्योंकि मैं तो बहुत इंटॉलरेंट हूँ, मैं बिल्कुल गमखोर नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल गमखोर नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ। बस 2 छोटे-छोटे सवाल करके बातचीत खत्म करूँगा। इन दिनों क्या पढ़ रही हैं आप, और कौन सी किताब अब तक की आपकी ऑल टाइम फेवरेट है? मेरी ऑल टाइम फेवरेट तो वही किताब है जो मैंने आपको बताई। 2 किताब, एक तो हिमांशु जोशी एलेक्स की रूट्स और हिमांशु जोशी की कगार की आग, वो तो मेरे गीता वो वेद हैं। वाह वाह वाह। और जब भी मेरा मन डाउन होगा तो मैं कगार की आग उठा लेती हूँ। छोटी सी किताब है, पतली सी, एक 20 मिनट में खत्म होने वाली किताब, कगार की आग। कगार की आग। और जब लंबा संघर्ष समझना हो तो रूट्स। हाँ। लेकिन अभी मेरे को किसी ने किताब दी
और उस किताब पे मुझे कुछ लिखना है। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी दी है, जो उन्हें खुद लिखी है। हाँ, अब भी दी 4-5 दिन पहले। और कहा कि आप इस पे वो 1 पेज की वो लिखते ना आख्यान लिख सकती हैं क्या? मैंने कहा मैं लिख दूंगी। तो उस किताब से मुझे ये समझ में आया कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनके साथ लोग नहीं थे, उनमें जुनून था। तो पब्लिक जब तक आपको सपोर्ट ना करे, आपको अपने आप को झोंकना नहीं है, पहले आपको पब्लिक में सपोर्ट क्रिएट करना। और ये बात मोदी जी ने कही, अगर आपको याद हो तो, अपने पार्लियामेंट के पहले भाषण में, कि आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष लंबा चला, लेकिन आज़ादी तब मिली जब आज़ादी जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन बनी, ठीक बात है। हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो किताब लिखी है, उससे आज़ादी के उस दौर में कैसे दीवाने लोग होकर घर से निकल पड़े, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन पब्लिक उनके साथ नहीं हो पा रही थी, बल्कि उनको उपद्रवी मान रही थी और वो अपना जीवन दान कर रही थी। इसलिए पब्लिक की सहमति आपके साथ बहुत जरूरी है। ये उस किताब से समझ में आता जा रहा है। बात है, आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, आप भले ही सही हो, आपका मंतव्य अगर ठीक से समझा नहीं गया, हाँ, आपको समझाना है। यही बात मोदी जी कहते हैं कि जो चीज जन आंदोलन बनेगी वही चीज सफल होगी। फिल्में भी कभी कभी आप देखना पसंद करती हैं? अभी लेटेस्ट कौन सी देखी आपने फिल्म? मेरे लिए क्या होता है, लेटेस्ट का चक्कर ही नहीं होता है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको इतनी बार देखूंगी कि आप पूछो मत। तो अभी अच्छा, उसका कोई भी सीन देख लूंगी। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है? ऑल टाइम फेवरेट बंदिनी। बंदिनी, ओहो क्या बात है। और देखी मैंने अभी, जबकि बंदिनी कम से कम 50-60 साल पुरानी होगी, लेकिन मैंने भी 2-3 साल के बीच में, हाँ वही वाली बंदिनी, आई रियली लाइक्ड इट। जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसकी दृढ़ता का परिचय है। नई पीढ़ी में कौन से एक्ट्रेस या हीरो? अभी मैंने लुटेरा देखी थी। लुटेरा, उसमें सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा, हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं लुटेरा कई बार देखती हूँ, उसको रिपीट करके। जी जी। आमिर खान की देखी थी मैंने तलाश। बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें मुझे आमिर खान की एक्टिंग बहुत, इस मामले में बड़ी बेवफा हूँ। मेरे फेवरेट बदलते रहते हैं। पहले कभी काजोल थे, सनी देओल थे, उसके पहले जैकी श्रॉफ थे, मीनाक्षी शेषाद्री थी। उसी समय बड़ी हुई हूँ मैं, उसके पहले छोटी थी, बच्ची थी। खाने में क्या पसंद है आपको? आजकल के जो फेवरेट हैं वो आमिर खान और सोनाक्षी सिन्हा है। आमिर और सोनाक्षी, वाह कमाल। तलाश के कारण और वो लुटेरा के कारण। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे दक्षिण भारतीय भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है, और गुजराती। मतलब हल्का मीठा होना साथ में, खाने में मिठास होना खाने में। जी जी। तो इसलिए खाने के मामले में उत्तर भारत की नहीं हूँ, फिर मैं दक्षिण भारत की है, या फिर गुजराती हूँ। गुजराती, हल्का मीठा होना हर चीज़ में। जी, सीधे सीधे नमकीन नहीं खा सकते। उमा जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हालांकि नियति ने आपके लिए जो मार्ग तय किया है, वो मार्ग आपने चुना ही है और कभी उसको छोड़ा नहीं है, और ये आपके भीतर की अंतः प्रेरणा है जिसको हम आज और इस बातचीत में बेहतर समझ पाए। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और 2024 के लिए मैं कहूँगा एक सुपर कूल सीनियर बीजेपी लीडर जो वापसी कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, वो कहीं गई ही नहीं है, वो हमेशा अपने भीतर रहती हैं, और इस बातचीत में हमने उनको और समझने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मेरी प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी होती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी पद पर हूँ, किसी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व को संभाल रही हूँ या नहीं संभाल रही हूँ। ये मेरे आसपास के लोग हैं जो ये प्रतिक्रिया देते हैं कि आपका भला हो गया, अरे आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसने तो आपके साथ छल कर दिया। उमा जी इन सब से अप्रभावित रहती हैं, और यही शायद उनका मूल स्वभाव है। दक्षिण भारतीय और गुजराती भोजन उनको प्रिय है, जो कुछ मीठा होना चाहिए। फिर उमा जी से बात करेंगे, 2024 में भी करेंगे, और बीच में भी जब भी वक्त मिलेगा हम उनसे बात करेंगे। हमारी खास पेशकश में इतना ही, इजाज़त दीजिए।